हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम है सेकेंड वालों का, तो उनके लिए करना है। आप लोग की जैसे भी होगा, जिस दिन क्लास रहेगी उसे टेलीग्राम पर अपडेट होगा। अल्टरनेट डे हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि उनका एग्ज़ाम रिसेंट में है तो उनके लिए वर्क करना ज़रूरी है, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हुई। फिलहाल टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, जैसा भी होगा बताएंगे। कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे अगर मान लीजिए तो 19 20 21 पेपर है, फिर 22 से एक दिन, 22 या 23 से वैसे फ़िलहाल आपकी क्लासेस फिर रेगुलर तरीके से होगी। और टाइम रहा या अगर सही रहा तो 3 क्लास फिर करूँगी दोबारा से, क्योंकि फिर आप ही रहेंगे। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर उनका स्टार्ट करेंगे तो देखा जाएगा, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर अब नया देखने वाले नया चैप्टर, ये चैप्टर 5th है हिंदी का। विरामचंद्र के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है और शायद हिंदी में एक चैप्टर और बचा है। एक चैप्टर शायद 1 या 2 है, उसके बाद आपका हिंदी ओवर हो जाएगा और हिंदी में कुछ खास बचा नहीं। सब कुछ मैंने बता दिया जितना आपके सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, जो भी लोग आज पहली बार आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं, अब बिल्कुल भी डिले मत करिए, क्योंकि आपकी टीचिंग का जो एक टाइम है बहुत जगह चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो डेली आप टाइम पर आइएगा। आपकी क्लासेस थोड़ा डिले होगी, बस कुछ ही दिन, उसके बाद से प्रॉपर चलेगी। लेकिन जो भी बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8 सब्जेक्ट आपके हैं। आपकी क्लासेस यहाँ पे मैं ये आज ले रही हूँ, आपको दे रही हूँ, और उसके बाद कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम तक मैं भी थोड़ा सा उनके लिए काम कर लूँ, सेकंड वालों के लिए। फिर आपके लिए हर चीज़ करूँगी, बताऊँगी आपको। जब तक आप लोगों ने जो पुरानी क्लासेस उनको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं रामचंद्र के बारे में यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। वैसे भी ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने बहुत बार बहुत पहले ही पढ़ लिया है। इसमें कुछ बस एक प्रकार से रिवीजन देखना है कि भूल जो गए हैं उसको दोबारा से याद कर लेना है। चलिए, हम रामचंद्र के बारे में जब देख रहे हैं तो पहले ये जानते हैं कि ये क्या होता है, इनके बारे में समझना है। प्रश्न आते हैं रामचंद्र से, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, अतिलघुत्री लघुत्री भी आते हैं। लगभग एक अच्छा टॉपिक है जो काफ़ी प्रश्न आपको दे देता है। आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अपने भाव जो हमारे मन की बातें हैं या हमारी जो थॉट्स है, उनका जो अर्थ है उसको क्लियर बताने के लिए, या कह सकते हैं कि एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। मतलब जब हम कोई बात कहते हैं या कोई बात बताते हैं, तो ऐसे रोबोट की तरह नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, हमें रुकना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कोई बात सामने वाले को बता रहे हैं और वो बात उन्हें समझ में आ जाए, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन के साथ और अपनी बातों को रुक रुक कर धीरे से बताना होगा। तो जब हम रुकते हैं, कहीं पर विराम लेते हैं, फर्राटेदार एकदम नॉन स्टॉप रेडियो की तरह नहीं बोल सकते हैं, हमें रुकना होगा। हमें सांस लेने के लिए ही रुकना होगा, यही कह सकते हैं। हम अपनी बातों को किसी दूसरे को कन्वीनियंट तौर पर ढंग से बताना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी हम रुकते हैं, थोड़ा सा भी रुक जाते हैं, तो वो विराम कहलाता है। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना, ठहराव। आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा जो कि आप चूज कर लेंगे। मैं डायरेक्ट बताऊंगी विराम चिन्ह क्या क्या है। देखिए, एक आप जानते हैं, एक क्या बहुत सारे जानते हैं। पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, जो एंड में लगता है। अल्प विराम, थोड़े समय के लिए। अर्ध विराम, अल्प से ज़्यादा रुकने के लिए। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क में। विस्मयादि, अरे वाह, आश्चर्य की चीज़ों में। उद्धरण चिन्ह, जो किसी की कथन को हूबहू लिखना। योजक चिन्ह, जहाँ पर आपको दो के बीच में या विलोम शब्दों के बीच में। देखिए, ये सारी चीज़ें, अब इसके बारे में वही परिभाषा मैं देख तो नहीं रही हूँ, यहाँ कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं खुद से बता रही हूँ ना। मैं आपको परिभाषा खुद से बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें, तो याद कैसे है मुझे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक बार बहुत डीपली देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। अब मुझे याद है। अभी मुझे परिभाषा लिखनी होगी तो मैं बताती चला जाऊँगी फटाफट फटाफट कि कौन सा विराम चिन्ह क्या है और किसके अंदर क्या। तो ये चीज़ आपको भी तब आ जाएगी जब आप इसको एक बार पूरी बात को सीधे तौर पर सुन लेंगे। और फ्रेंड्स, हर चीज़ को ना एक मोटे तौर पर याद करने का प्रयास क्या करिए, जिसको मोटे तौर का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो एक ऐसा कन्वीनियंट रूप लेना जो आपको याद रहे, जिसको आप ऐसा कुछ चिन्हित कर लेना जिसको आपको वो हमेशा याद रहे और उसी पे आप हमेशा समझ जाएं। तो ऐसी चीज़ों को जब याद करते हैं तो हमें वो काफ़ी टाइम तक लंबा याद रहता है। फिर विवरण चिन्ह है, ठीक है। फिर हंसपद चिन्ह है, कुछ छूट जाता है। लागव चिन्ह, छोटा छोटा दिखाने के लिए। तुल्य, बराबर दिखाने के। लोभ सूचक है, ये एंड खत्म होता है कोई चीज़ या अनंत तक रहता है, तब हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लगभग टोटल आप देख रहे हो 12 है। आपको नाम दे देगा,
मैं फ्रेंड्स आराम से पढ़ाऊँगी क्योंकि सेकंड वालों के लिए मैराथन क्लासेस हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनका हम नहीं रोक पाएंगे, इसलिए आराम से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप सो आप मेरी बात को समझेंगे, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आपके लिए भी आपको कन्वे कर रही हूँ कि आपको भी कुछ छूट ना पाए, बताती रहूँ। अब आइए देखते हैं यहाँ पर एक एक चीज़ को देखेंगे। उससे पहले हम इनकी परिभाषा जानते हैं। आपको परिभाषा आएगी, विराम चिन्ह की परिभाषा बताइए। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है, आप इसे क्या समझते हैं। यहाँ पर क्या है देखते हैं। भाषा की लिखित रूप में, भाषा की लिखित रूप में विराम या ठहराव को सूचित करने वाले संकेत चिन्हों को हम विराम चिन्ह। विराम क्या है, रुकना, ठहरना, ठहराव। फिर जब हम विराम रुकते हैं तो उसको किसी चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब भाषा का जो एक लिखित रूप है, जो भाषा का एक लिखित रूप है, भाषा के लिखित रूप में विराम या ठहराव को सूचित करने के लिए, विराम को या ठहराव को सूचित करना, दर्शाना या दिखाने के लिए जब हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसको विराम चिन्ह कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। आपको विराम चिन्ह की परिभाषा जरूर आएगी, ध्यान रखिएगा। हम बातचीत के दौरान अपनी बात कहने के लिए, जब हम बातचीत करते हैं किसी दूसरे से और अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, किसी विवाद पर विशेष बल देने के लिए या अपनी बात का संपूर्ण भाव स्पष्ट करने के लिए कहीं हम ज़्यादा और कहीं अधिक समय के लिए विराम लेते हैं, तो वही विराम चिन्ह, वहाँ पर जब विराम लेते हैं तो विराम डायरेक्टली नहीं ले सकते, किसी ना किसी चिन्ह के द्वारा लेंगे, तो उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। भाषा के लिखित रूप में विराम को दर्शाने के लिए विभिन्न संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये एक अच्छी सी परिभाषा है जो आप आराम से अपने पेपर में पूछने जाने पर 1 नंबर में आए तो 2 नंबर में आए तो आप लिख सकते हैं, या आपको जो समय याद रहे आप उसे भी बता सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ उदाहरण देखिए। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, रुको, मत जाने दो। अब यहाँ पर ना जाने दो की बात हो रही है, मतलब इस सेंटेंस में यहाँ पर देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पूर्ण विराम का लास्ट में। ये रुको, मत जाने दो, मतलब कोई जा रहा है और आप चाहते हैं कि उसको नहीं जाने देना चाहते, तो अरे अरे होता है ना, अरे अरे रुको, मत जाने दो। ठीक, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति ना जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर जाने दो की बात दो है, दोनों वही। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। लेकिन जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये अल्प विराम है, कॉमा अल्प विराम कहलाता है, ये पूर्ण विराम है। इससे मतलब नहीं है, मतलब तो ये है, ये छोटा सा जो है, छोटू सा पार्ट, ये गेम खेल गया, यहाँ पर अलग मीनिंग दे दिया, यहाँ पर अलग मीनिंग दे दिया। तो जब आप विराम चिन्ह का अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आपके जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, वो तभी करेक्ट माने जाएंगे जब आप सही तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लिखते समय खासकर, बोलते समय मान लीजिए आपने बोल दिया, ठीक है, वो एक प्रकार से चलायमान हो जाएगा, लेकिन लिखते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, वरना आपके अर्थ का उल्टा ही हमेशा ले लिया जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं, हम हमेशा इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारे विचार हैं या जो भी बातें हैं हम जो बता रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से सामने वाले को समझा सकें कि जिस भाव में आप बताना चाहते हैं। क्लियर यहाँ तक? विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह कितने हैं, विराम चिन्ह का उदाहरण, विराम चिन्ह की परिभाषा, यहाँ तक मैंने आपको ये बातें बता दी। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। पॉइंट 1, विराम चिन्ह के प्रयोग से जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं भाषा और भाषा के जो भाव है उनमें स्पष्टता आती है। जी हाँ, इससे क्या होता है कि एटलीस्ट ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, जो बात बताई जाए उसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए ना। अब आला बाला कुछ भी आप बक दोगे, कुछ भी आप इसे चिल्ला दोगे तो कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं ना। तो उसको आप अर्थ बताओगे ना प्रॉपर तरीके से। चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया बक, वो आम प्रोफेशनली भाषा में है तो निकल गया। वक्ता और लेखक के भाव को समझने में आसानी होती है। इससे क्या होता है कि आप जो आपके जो वक्ता हैं, बोलने वाले हैं या लेखक हैं, जैसे आप कोई साहित्य पढ़ रहे हैं और उसमें अगर गलत विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो आप उस चीज़ को गलत पढ़ लेंगे ना, वो चीज़ आप फिर अर्थ गलत समझेंगे ना। तो विराम चिन्ह का अगर उचित प्रयोग नहीं होगा तो किसी की बात को आप आसानी से लिखित हुई चीज़ को जो लेखन के तौर पर मिली है उसको आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए हमको विराम चिन्ह की बहुत आवश्यकता है, उसका प्रयोग भी समझना चाहिए। ठीक है, तो वो एक बातें हैं।
क्या होता है, उदाहरण क्या है और टाइप क्या है वो बताया मैंने आपको। आइए देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह की। ये क्या होता है ध्यान से देखेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ से अब एक एक को जितने भी विराम चिन्ह हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनीवन? होनी भी नहीं चाहिए, अगर होती है तो आप मुझे बताइएगा, चाहे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मुझे मेल भी कर सकते हैं, दोनों जगह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या बातें हैं यहाँ पर। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग पूरी तरह ठहरना होता है। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है ना कि अब ठहर जाओ, बहुत हो गया। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। पूर्ण विराम का चिन्ह यही होता है। आपसे प्रश्न बनेगा पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, विशेषता बताइए, परिभाषा बताइए, उपयोग बताइए। ऐसे प्रश्न आपको 1-2 नंबर के बन जाएंगे। और जब कभी भी लिखिएगा तो चिन्ह भी बगल में बना दीजिएगा। ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ होता है पूरी तरह से हम कहीं पर रुक गए, स्टॉप हो गए। वाक्य में, सेंटेंस में जहाँ एक बात, कोई भी एक बात, एक विचार या वाक्य के ही पूर्ण हो जाने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग, कोई बात है वो पूरी हो गई या कोई विचार है वो पूरा हो गया, कोई वाक्य है वो पूरा हो गया, तो जब ये होता है कि अच्छा अब ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ तक पूरा हो गया, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इससे जब कोई पढ़ता है, कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है या कोई को कुछ भी पढ़ रहा है, अगर पूर्ण विराम, जैसे यहाँ पर देखो पूर्ण विराम प्रयोग किया गया ये, तो यहाँ तक क्या बात समझ में आएगी, ये एक पूरा वाक्य है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ पूरी तरह ठहरना होता है। मतलब इतनी जो बात इस वाक्य में बताई गई, यहाँ पर मुझे अब ये पता चल गया कि ये यहाँ पर वाक्य खत्म हो रहा है। तो जब कोई वाक्य है, कोई विचार है, कुछ भी है जहाँ पर वो पूरी तरीके से पूर्ण होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य की समाप्ति का बोध करवाता है। जिस किसी भी जहाँ कहीं भी आपको पूर्ण विराम दिखे तो उसे ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये वाक्य ओवर हो रहा है, एंड हो रहा है। जैसे आप उदाहरण में देख लीजिए, मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, इससे यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम का है कि मोहन पत्र लिख रहा है, मतलब लिखता है। ठीक है। गीता चाय बनाती है, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया। घनश्याम एक अच्छा इंसान है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम है, यानी कि ये यहाँ पर ये वाक्य ओवर हो गया, समाप्त हो गया। तो जब कोई समाप्ति की बात आती है, कोई चाहे कोई सेंटेंस हो या कुछ भी हो, और वहाँ पर अगर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये होगा कि ये वाक्य यहाँ पर ओवर हो गया। शंकर दूध बेचता है, पूर्ण विराम, मतलब ये वाक्य पूरा हो गया, समाप्त हो गया, इतना ही बात है इस वाक्य में। राधा पढ़ाई में होशियार है, ये ओवर हो गया, खत्म हो गया। वीणा चाय अच्छा बनाती है, ओवर हो गया। विक्रम साइकिल चलाता है, ये भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये बात समझ में आ जाती है कि जो वाक्य कहा जा रहा है वो इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, ये यहाँ पर पूर्ण हो गया। तो जब कभी भी आप देखते हैं कि समाप्ति की बात की जाती है तो वहां पर हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक आप समझ पाए? आइए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक आपको बताते चलेंगे जैसा आएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, अल्प विराम के बारे में है। अल्प विराम क्या होता है, परिभाषा बताइए। ये कॉमा जो लगता है छोटा सा, वो अल्प विराम कहलाता है। इनकी परिभाषा बताइए, आप क्या समझते हैं कि ये बताइए, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। अल्प विराम का अर्थ थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। अर्थ अल्प विराम का मतलब है कि थोड़ा सा रुकना, तनिक भर रुकना। भाषा के लिखित रूप में बात को कहने के लिए, जब हम भाषा का लिखित रूप का प्रयोग करते हैं, अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए वाक्य में कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए हमें रुकना होगा। हम चाहते हैं कि हमारी बात अच्छे समझ में आ जाए, हम समझाने के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए कहीं रुकते हैं, और इसी थोड़े समय के ठहराव के संकेत के लिए जिस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। जब हमें किसी भी वाक्य में थोड़े थोड़े समय के लिए, तनिक क्षण भर के लिए हमें रुकना पड़ता है, तो वहां पर रुकते समय हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम अल्प विराम कहते हैं। बस यही इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, रमेश, महेश, सुरेश, 3 है, 3 लड़के की बात है। रमेश कॉमा लगा, ये अल्प विराम लगा, महेश अल्प विराम, सुरेश आदि घूमने जयपुर गए। ये पूर्ण विराम तब आया जिससे ये पता चल गया कि रमेश, महेश, सुरेश ये आदि तीनों लोग घूमने जयपुर गए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जी यहाँ पर छूट गया, मोदी जी ने विदेश यात्रा की। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, यहाँ टूटना ही था, टूट गया, इसको टूटना ही था, ये टूट गया। मैं चला जाता परंतु मेरी तबीयत खराब है। उसने कहा था अल्पविराम, अतः उसकी गलती नहीं है। मैंने उससे कहा निकल जाओ। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पूर्ण विराम का अल्प विराम का प्रयोग किया गया है और कहाँ पर आपके पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। समाप्ति पर थोड़े समय के रुकने के लिए जब बात की जा रही है तो वहां पर आप देख रहे हैं अल्प विराम का प्रयोग किया गया।
क्लियर। अगर थोड़े समय के लिए रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं तनिक क्षण भर के लिए, और किसी वाक्य का ओवर होता है, खत्म होता है, समाप्त होता है, तो वहां पर हमेशा पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे आइए। अब बात कर लेते हैं तीसरा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न आपको आएंगे, वैसे भी आपको ऐसे साधारण से डेफिनेशन लिख देनी है और उदाहरण दे देना है बस। तीसरा क्या पूछेगा, ये सेमी कॉलन होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब है कि जहाँ पर आपको अल्प विराम से ज़्यादा अधिक समय के लिए रुकना पड़े। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए। इसके जैसे प्रश्न पूछ लेगा, क्या बताएंगे? अल्प विराम से कुछ अधिक समय और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने के लिए। पूर्ण विराम का मतलब पूरा हो जाता है, अल्प का मतलब थोड़ा भर होता है, तो इससे कम और इससे ज़्यादा, यानी कि अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए लेकिन पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने के लिए हम हमेशा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा फ्रेंड्स आपको ऐसे ही याद करनी होगी। किसी वाक्य में ऐसे उपवाक्य को अलग करने के लिए किसी वाक्य में से आपको उपवाक्य को अलग करना है तो हम उसमें अर्धविराम का प्रयोग करते हैं जिनमें अल्पविराम का प्रयोग हुआ हो। अब आइए देखिए, आपको अल्पविराम और अर्धविराम लगभग एक सेंटेंस में एक साथ दिखते हैं। एक और रमेश अल्पविराम, सुरेश अल्पविराम, कमलेश आदि नाराज हैं। दूसरी ओर कमला, विमला, कांता आदि भी नाराज है। तो ये आ गया पूर्ण विराम, ये सारे के सारे यहाँ पे देखिए अल्प विराम आ गए, और आप देख रहे हैं ये अर्ध विराम आ गया। तो ये वाक्य से उपवाक्य को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने यहाँ पर क्या जाना कि ये जो अर्ध विराम होता है, ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है, ये अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए प्रयोग किया जाता है, थोड़ा ज़्यादा रुकने के लिए। लेकिन ये जो पूर्ण विराम है, इससे ये कम ठहराव के लिए अर्ध विराम का हम हमेशा प्रयोग करते हैं। और मेनली ये भी देखा जाता है कि अर्ध विराम जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में आ रहा है उसमें अल्प विराम भी ज़रूर आएगा और साथ ही साथ पूर्ण विराम भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया अर्ध विराम के बारे में और उसके आपको उदाहरण भी दिखाए। अब आइए बात कर लेते हैं चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह क्या होते हैं। पहला पॉइंट, जिस वाक्य में प्रश्न करने या पूछने का बोध हो। एक ऐसा वाक्य जिसमें आपको ये प्रतीत हो, दिखे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न का कोई बोध हो रहा है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का हम प्रयोग देखते हैं। जैसे वह कौन है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रयोग हुआ है, वह कौन है, विक्रम के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ और हमेशा ये अंत में रहते हैं। आगे देखिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माता का नाम क्या है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तुम क्या करते हो, जयपुर किसकी राजधानी है, जयपुर किस राज्य की राजधानी है, महेश दिल्ली कब जाएगा। तो आप देख रहे हैं समय क्या है, यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ने से इसका अर्थ ये निकल रहा है कि किसी से प्रश्न किया जा रहा है। तो जहाँ प्रश्न की बात आती है वहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर? आगे बढ़े, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बहुत आसान है, जो चिन्ह बताया जा रहा है कि कहाँ पर परिभाषा आएगी, कहाँ पर उसके उदाहरण आएंगे, आप आराम से कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। बहुत बड़ा है, टफ सेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आगे आइए इसी के साथ। अच्छा, एक यहाँ पर उदाहरण और है, आज कक्षा में कौन कौन नहीं आया, आज कक्षा में कौन कौन नहीं आया। चलिए आते हैं पाँचवें पे। देखिए बहुत छोटी चीज़ें हैं तो आराम से बताएंगे, ज़बरदस्ती लंबा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बात बताई जा रही है। विस्मयादि बोधक के बारे में क्या, अच्छा इनके जो फ्रेंड्स, ये सोचिए कि इनके अभी बहुत सारे इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, एक क्लास में आपको इसके बाद हो सकता है कि विराम चिन्ह के ये क्लास जब ओवर होता है कि पूरे इसके 12 प्रकार, फिर आपको विराम चिन्ह के क्वेश्चन की एक क्लास दूंगी। तो कुछ टॉपिक इसमें और हैं जो कभी कभी प्रश्न बन सकते हैं, तो वो आपको उसमें दिखा दूंगी। ठीक है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, आराम से करवाएंगे, परेशान ना होइए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, चलिए डू इट फास्ट। अब देखिए क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय के लिए, आश्चर्य के लिए, खुशी की कोई बात है, दुख की कोई बात है, घृणा की, करुणा की, शोक की, हर्ष की, भय की इत्यादि के भाव को का बोध करवाने को जो कराने वाले शब्द होते हैं, या वाक्य के अंत में हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। एक ऐसा कह सकते हैं विराम चिन्ह है ये, जब कोई बहुत ही आश्चर्य की बात हो, अरे बाप रे बहुत दुखद घटना हो गई, कितना सुंदर दृश्य है, मन को भाने वाला, बहुत सारे गए। ठीक है, अरे वाह क्या बात है, क्या मस्त काम हो गया, बढ़िया, बहुत सारे, बहुत कुछ हम बोलते रहते हैं ना। ठीक है, तो काफ़ी कुछ होता है, घृणा भी आ जाती है, घृणा के वाक्य होते हैं, शोक के होते हैं, ईर्ष्या के होते हैं, खुशियों के होते हैं, आश्चर्य के होते हैं, दुख के होते हैं।
तो हम जब ऐसे भाव को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, सडनली जब किसी को आप देखते हैं तो ये अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आगे प्रयोग किया गया, तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा प्रयोग होते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल और भी है, हाय अब मैं क्या करूँ, हाय अब मैं क्या करूँ, तो ये आपका हो गया। वाह तुम्हारी क्या बात है, खुशी की बात है। हे भगवान तुम मेरी पार कब लगाओगे, होता जब हम टेंशन में आते हैं बोलते हैं ना, तो ये देखिए दुख की बात है। ईश्वर करे तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, सद्भावना की बात है। तो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर अल्प आ रहा है। अरे यह इतना ऊंचा कैसे चढ़ गया, तो ये सब क्या है, विस्मय की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण है, आपको एक सिंपल सी परिभाषा लिखनी होगी और उसके आपको जो है कुछ उदाहरण देने होंगे, अन्यथा आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। आगे आइए, चलिए अब यहाँ पर छठा देखिए उद्धरण चिन्ह। ये क्या होता है, किसी महत्वपूर्ण कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का, जब हम किसी की बात को हूबहू करके नकल करके डिक्टो डिक्टो सेम सेम लिख देते हैं, लिखना रहता है, तो वहाँ पर या किसी का कथन है या किसी की किंवदंतियाँ हैं, कुछ भी है, अगर हमको चाहते हैं कि हम उसको ज्यों का त्यों वैसे ही लिख दें तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चिन्ह को अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम भी कहते हैं, ठीक है। इसको उद्धरण चिन्ह, अगर आपको प्रश्न बने उद्धरण चिन्ह क्या है, उद्धरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए, टिप्पणी करिए। तो उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह और ऊपरी विराम चिन्ह ये तीनों सेम है, ध्यान रखिएगा, इसलिए नाम भी लिया कि कहीं अलग ना आ जाए और गलत कर दी। ये अवतरण वाला आता है, ठीक है। ये अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है बस, मतलब एक ही नाम, एक ही के तीन तीन नाम है। उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो होते हैं। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर में आप बताएंगे दो, एक होता है इकरा, एक होता है दोहरा। एक यहाँ पर इकरा उद्धरण चिन्ह होता है यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक दोहरा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब आइए बात करते हैं इकरा दोहरा है क्या। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चिन्ह यहाँ पर क्या है, इकरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी कवि के उपनाम को, पुस्तक के नाम को, पत्र पत्रिका के नाम को, लेख को, कविता के शीर्षक आदि का उल्लेख करने के लिए, तो हम कोई कविता का शीर्षक लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, या किसी कवि के उपनाम लिखते हैं, किसी पुस्तक के लेखक का नाम लिखते हैं, पत्रिका का नाम लिखते हैं, जब ऐसे कुछ लिखना होता है तो हम इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, इकरा का। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो यहाँ पर देखिए ये दिनकर को इंडिकेट करने के लिए ओज के कवि थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो यहाँ पर रामचरितमानस, ये सब क्या है, रचयिता के नाम और रचयिता रचना का नाम, तो यहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया, यानी कि इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किए। अब दोहरा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये देखिए क्या है, किसी महत्वपूर्ण कथन या कहावत का, जो कोई महत्वपूर्ण कथन कहा गया है या कोई बहुत महत्वपूर्ण कहावत कही गई है, वहाँ पर जब हमको कुछ हाईलाइट करके दिखाना होता है तो वहाँ पर हम दोहरा का प्रयोग करते हैं। जैसे महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो आप देखिए अल्प विराम और यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो कहावत है या कोई कथन है तो वहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तभी बताया। तो फ्रेंड्स इतना ही इनफ करते हैं, 12 है आपका ये टोटल, 6 आज करा दे रही हूँ, एक क्लास और मैं आपको 6 करा दूंगी, यानी कि आपके विराम चिन्ह की 2 क्लास होगी थ्योरी वाइज, और एक आपकी क्लास आपको जो है मिलेगी जिसमें आपको पूरे मतलब क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपकी हिंदी की क्लासेस होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखना रहेगा, आपको अपडेट टेलीग्राम से ज्वाइन रहिएगा अपने टाइम पर, अगर आपके टाइम पर ही क्लास हुई तो हुई, फिलहाल नहीं हो पाएगी तो आपको एक अल्टरनेट डे पे दे पाएंगे, जैसा भी होगा बताएंगे, परेशान ना होइए। 21 के बाद फिर कॉन्टिन्यूस 3 क्लास कर देंगे, बस हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक 3 क्लास एक हफ्ते में कर देंगे तो एक हफ्ते का गैप रहेगा, वहाँ पर वो टाइम ओवर हो मतलब पूरा हो जाएगा, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बस एक हिम्मत के साथ, साहस के साथ डेली आना है, सपोर्ट करना है, साथ में रहना है, इधर उधर भटकना भी नहीं है। अपनी नोट्स जो बनाए उसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, कम से कम हिंदी तो पूरा कंप्लीट तैयार कर लीजिए, जितना मैथ पढ़ाया उतना रिवीजन कर लीजिए, नोट्स को बना लीजिए, पढ़ते रहिए। जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार आ रहे हैं उनका स्वागत कर रही हूँ, अब लेट मत करिए, डेली पढ़ते रहिए, काफ़ी कुछ देखते रहिए, बुक्स है तो बुक्स पढ़िए, नोट्स लिए हो तो नोट्स पढ़िए, जिन बच्चों ने मुझसे नोट्स परचेज किए वो भी पढ़िए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपने टाइम को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही क्लास, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी, ये भी आप एक छोटा सा सपोर्ट के तौर पर मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, नई बातें करेंगे, नया टॉपिक देखेंगे, जिसमें इसका आगे वाला कोई सेक्शन होगा तो वो जो है वो करेंगे, या कोई अगर नया सब्जेक्ट लिए तो आपको वो हम करवाएंगे।
ओके फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।